2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज़ ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई इंतखाबात के बाद जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। इंतखाबात के बाद उन हलकों की इतनी तादाद है जेल में था कि अगर उनमें धांधली के जरिए खबरें मुझे नताइज तब्दील ना किए जाते, उन सीटों की तादाद भी बताई, तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत की वजह से नताइज कभी भी वजूद में नहीं आ सकती। उन हलकों की आज कौम जिन हालात से दो चार है कि अगर उनमें धांधली के जरिए, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। तब्दील ना किए जाते, इंतखाबात को हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? हालात से दो चार है और कौन से मफादात के लिए की गई? 2018 के इंतखाबात इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। गिनती के दौरान और जो लोग भी एजेंट्स को धांधली के जिम्मेदार हैं बाहर किया गया, उन सब को हिसाब देना होगा। इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? मोहतरम कायदीन कराम, किसके कहने पर की गई? जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। इस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर कम बनते हैं। भारत और बांग्लादेश की नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से पिछले 2 सालों में गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। CPEC सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है
कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैन अवी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में ये वाजे कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संग दिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जोग्राफी एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जाने कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए
कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीन हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस किए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी। अंदाजा कीजिए, जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। सीपैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा दरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सीपैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सीपैक का ये अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सीपैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं
बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के गुनाहने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जू रेखती है। उसके बावजूद ये शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है। लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। इंशाअल्लाह बैनुल अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे FIA के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो FIA से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हाथे चढ़ जाता है और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले ख़वातीनो हज़रात एक मज़मूम साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मज़मूम साजिश के जरिए बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को न सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर SCCP के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो बदल भी की गई। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई, ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई JIT बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और NRO ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा
तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में ये कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी है? आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा? मनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं, इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जीआईटी नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुबूक शुबात है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। सवाल ये है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है, तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? ये बताना होगा। क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज।
क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी नासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम और पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर ये अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही हैं। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वुकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है और दबाव में आने से इनकार करता है, उसे ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं।
जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोनों जज साहबान दयानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत के हामिल हैं। आज तक किसी फोरम ने ये तहकीक जरूरी नहीं समझी कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जो कुछ हल्फन कहा, इन्हें हल्फ पर कहा, उसका भी तो जायजा लिया जाए। बाज़ ज़मीर जजों के साथ यहां ऐसा ही सलूक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहां इंसाफ पसंद और अमानतदार नहीं, बल्कि ऐसे मुंसफ तलाश किए जाते हैं जो इनके हर जायज और नाजायज मुतालबात तस्लीम करें, इनके जबरो इस्तेमाल और ब्लैकमेलिंग के आगे सरे तस्लीम खम करें, नजरिया जरूरत बनाएं और परवान चढ़ाएं। आइन को सैबोटाज करने वाले डिक्टेटरों के इकदामात को कानून का जामा अता करें, उनके गले में हार पहनाएं, उनको वेलकम करें, खुशामदीद कहें उनको, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपकी तो जरूरत थी आज, ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपने मार्शल लेट लगाया है, ये पहले लगाना चाहिए था। सबसे पहले प्लेट में फूल लेकर उनको पेश किए जाते रहे हैं और फिर आर्टिकल 6 जैसे संगीन जुर्म के मुल्जम को आइन में तरमीम का इख्तियार अता किया जाता है। ये सब तमाशा आपने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद ये सब कुछ दोबारा कहने की नौबत आ रही है। यानी ये सब कुछ हो रहा है और अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दें, जेलों में डालें, जला वतन करें और उनको, उनके खानदान को ज़लील और रुस्वा करें। इस कॉन्फ्रेंस को आइन की हुक्मरानी और वोट की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज एक जामे लाएअमल तजवीज़ करना चाहिए। अगर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद पर किसी नए मिसाक की तश्कील जरूरी हो तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। मुतवाज़ी यानी पैरेलल हुकूमत की बुनियादी मसले को हल करने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम की राय पर अपनी राय मुसल्लत करने का नतीजा सकूत ढाका की शक्ल में सामने आया था, लेकिन उस अजीम साने को भी बड़ी सर्द महरी के साथ फरामोश कर दिया गया। मेरी तजवीज़ है कि ये कॉन्फ्रेंस हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को अवाम के सामने लाए। बहुत दफा इसका जिक्र हो चुका है और बार बार हो चुका है, कई सालों से हो रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उन्हें अमली जामा पहनाने का ऐद करना चाहिए और इसे एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के ठोस इकदाम से मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सकता है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है।
ये मुल्क हमें तमाम चीजों से ज्यादा अजीज है, जिसने अवाम और अपोजिशन के साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल जज साहबान को भी निशाना बना लिया है। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाहल और जालमाना निजाम मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या हैं। उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम ये है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायदे आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक के हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तेफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं। इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दाम तजवीज़ करें। हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की अहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेजबान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मुनासिब हो तो प्लीज सबकी राय के मोबाइल फोन्स जमा करा दे प्लीज। वैसे वो कर रहे थे तो लंच के बाद हमारा ये इरादा ही था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सदर जरदारी साहब, हम सब जो यहाँ मौजूद है, हम आपको अपने दिल से शुक्रिया करते हैं
और जिस तरीके से आपने आप दोनों ने मुल्क के जो मसाइल हैं हमारे सामने रखे हैं और पूरा मुल्क आपका आवाज़ आज सुने हैं, बहुत ही खुश है कि इतने देर बाद उनको सदर जरदारी साहब की तरफ से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से इतना 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 वाज़े पैगाम और हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नवाज के लिए, यहाँ की सारी जमातें के लिए आपकी जो अल्फाज हैं, आपकी जो आपका जो वर्डिंग है वो हमारे लिए हदायत है, इंस्ट्रक्शंस है, and we look forward to debating what you have put before us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. हमने बहुत कोशिश किया था कि हम इस इवेंट को बजट के वक्त करवाएं और हमारा ज़हन में ये था कि अगर बजट से पहले सारे ऑपोजिशन पार्टीज मिलते और बजट को मुसरत करते तो जो आज अवाम का मुआशी सूरत हाल है, मुआशी मुश्किलात है, हम उनमें उनको अवाम को कोई मदद दे सके। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना फजल रहमान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और सारे रहबर कमेटी के मेंबरान का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी सौंपी।